प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 7। शीर्षक है पौधों को जानिए। पृष्ठ 52। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र संख्या 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। चित्र संख्या 7.1। इस चित्र में एक पौधे को दर्शाया गया है, जिसमें पौधे के अलग अलग भागों को दिखाया गया है। इन भागों में रंग भरिए। चित्र संख्या 7.2। इस चित्र में कुछ बच्चों को पेड़ पौधों के बीच प्रेक्षण करते दिखाया गया है। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। 7.1 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। पृष्ठ 53। यहां पर एक सारणी दी गई है 7.1, जिसमें पौधों के संवर्ग के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कॉलम में है पौधे का नाम, उसके बाद ऊंचाई, उसके बाद तना, फिर शाखाएं कहां से निकली हैं और अंत में कॉलम 4। पौधे का नाम टमाटर, ऊंचाई छोटा, तना हरा कोमल। शाखाएं कहां से निकली हैं? तने के आधार से, तने के ऊपर से। पौधे का संवर्ग शाख। आम, ऊंचाई बहुत लंबा, तना मोटा कठोर। शाखाएं कहां से निकली हैं? तने के ऊपर से। पौधे का संवर्ग वृक्ष। नींबू, ऊंचाई थोड़ा लंबा, तना कठोर। शाखाएं कहां से निकली हैं? तने के आधार से। पौधे का संवर्ग झाड़ी। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। सुझाव: पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में यह कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या हैं? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को
खेतों से उखाड़ते हुए देखा है। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र संख्या 7.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.3 ए में दर्शाया गया है, और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। पृष्ठ 54। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.3 में बी में दर्शाया गया है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.3 सी में दर्शाया गया है। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? यहां पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए। ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.4 में दर्शाया गया है। खरबूजे की एक बेल को, जो कि विसर्पी लता का उदाहरण है। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ऐसे ही एक पौधे को चित्र संख्या 7.5 में दर्शाया गया है। इस चित्र में मनी प्लांट के पौधे को दर्शाया गया है। ये आरोही लता का एक उदाहरण है। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2 पौधों के नाम लिखिए। 7.2 तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास, जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड। यहां एक चित्र दिया गया है 7.6। इस चित्र में लाल पानी में एक पौधे की डंठल को दिखाया गया है। यह बताया गया है कि तना क्या कार्य करता है। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र संख्या 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहां तक कैसे पहुंचा? पृष्ठ 55। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज
जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। यहां एक चित्र संख्या 7.7 में एक चित्र दिया गया है। इसमें दो भाग हैं, ए और बी। ए में एक तने में कुछ पत्तियों को दर्शाया गया है, जिसमें तने में जल ऊपर चढ़ता है, और बी में तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य को दर्शाया गया है। 7.3 पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.8 में दर्शाया गया है। यहां एक पत्ती को दिखाया गया है जिसमें पटल, तना और पर्णवृंत को दर्शाया गया है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र संख्या 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। चित्र संख्या 7.10 ए में इसे दर्शाया गया है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिराविन्यास को समांतर शिराविन्यास कहते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.10 बी में दर्शाया गया है। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिराविन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री शाक यानी पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। पृष्ठ 56। यहां एक चित्र दिया गया है, चित्र संख्या 7.10, जिसमें पत्तियों में शिराविन्यास को दिखाया गया है। पत्तियों में शिराविन्यास को भाग ए में दिखाया गया है और जालिका रूपी शिराविन्यास को भाग बी में दिखाया गया है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए, जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भलीभांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। चित्र संख्या 7.11। इस चित्र में एक पौधे के तने को दिखाया गया है, जिसमें कुछ पत्तियां लगी हैं और ऊपर की पत्तियों के ऊपर पॉलीथीन से उन्हें ढक दिया गया है और बांध दिया गया है। ये एक पारदर्शी कवर है। इसके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि पत्तियां
क्या कार्य करती हैं। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहां से आईं? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिए। जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। इस प्रक्रिया को चित्र संख्या 7.12 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। पृष्ठ 57। यहाँ पर एक चित्र 7.12 में दिखाया गया है कि पत्ती में क्या है। यहाँ एक लैंप है, उसके ऊपर एक बर्तन रखा है यानी कि बीकर जिसमें एक परख नली डाली गई है। साथ ही एक बर्तन में आयोडीन विलयन है जिसमें बैगनी रंग की पत्ती को दर्शाया गया है। साथ ही एक हरी पत्ती को भी दिखाया गया है। टिप्पणी: क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। 7.4 जड़। चित्र संख्या 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहेली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? चित्र संख्या 7.13 में पौधों को जल देते हुए बूझों और पहेली को दिखाया गया है। पहेली
पौधे के ऊपर से जल दे रही है और पूछो पौधे के नीचे से जल दे रहा है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 7.14 ए में दर्शाया गया है। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, जैसा कि 7.14 बी में दिखाया गया है। पृष्ठ 58। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाएं। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 7.15 में दर्शाया गया है। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाएं यानी जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8। चित्र संख्या 7.16 ए एवं 7.16 बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती हैं अथवा चित्र 7.16 बी की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। चित्र संख्या 7.16 ए। रिक्त स्थान की जड़ें। बी। रिक्त स्थान की जड़ें। क्रियाकलाप 9। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र संख्या 7.16 ए की तरह हैं अथवा चित्र संख्या 7.16 बी की तरह? पृष्ठ 59। चित्र संख्या 7.17। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिनमें 2 चित्र हैं, ए और बी। ए में मूसला जड़ को दर्शाया गया है और चित्र बी में रेशेदार जड़ को दर्शाया गया है। जिन पौधों की जड़ें
चित्र संख्या 7.17 ए की तरह हैं, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र संख्या 7.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का है। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं, उनकी पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? सारणी 7.2 जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में शिराविन्यास के प्रकार। यहां पर 3 कॉलम दर्शाए गए हैं, जिसमें पहले कॉलम में पौधे का नाम, दूसरे में शिराविन्यास का प्रकार और तीसरे में जड़ के प्रकार हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं, जहां भोजन भंडारित रहता है। चित्र संख्या 7.18। यहां एक पौधे को दर्शाया गया है, जिसमें एक तना 2 तरफा मार्ग की तरह दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, जैसा कि चित्र संख्या 7.18 में दर्शाया गया है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ 60। 7.5 पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र चित्र संख्या 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं, क्यों? चित्र संख्या 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? चित्र संख्या 7.19 में गुलाब ए पत्ती विहीन शाखा को दिखाया गया है, बी में पत्ती सहित शाखा को दर्शाया गया है और सी में पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा को दिखाया गया है। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ना लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: 1 पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, 1 प्लेट, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल।
चित्र संख्या 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस चित्र में एक पुष्पकलिका एवं पुष्प दिखाया गया है, जिसमें ऊपर पंखुड़ियां हैं और नीचे बाह्य दल को दर्शाया गया है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहां बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। पृष्ठ 61। सारणी 7.3 पुष्पों का प्रेक्षण। यहाँ कुछ कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में पौधे का नाम गुलाब, दूसरे कॉलम में बाह्य दलों की संख्या एवं रंग। अनेक रंग कौन से हैं ये बताइए। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या यानी 5 रंग कौन सा है। अगले कॉलम में बाह्य दल जुड़े अथवा स्वतंत्र, पंखुड़ियां जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र, पृथक, पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए, स्वतंत्र। अंतिम कॉलम में स्त्री केसर उपस्थित या अनुपस्थित, उपस्थित। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हों अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.21 में एक घंटाकार पुष्प को दर्शाया गया है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र संख्या 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र संख्या 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर को दर्शाया गया है। चित्र संख्या 7.22 पुष्प के भाग को दर्शाया गया है। इसमें एक पुष्प दिखाया गया है जिसमें परागकोश, स्त्री केसर और पुंकेसर को दर्शाया गया है। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हों तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र संख्या 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। चित्र संख्या 7.23 में पुंकेसर के भागों को दर्शाया गया है। इसमें पुंकेसर दर्शाए गए हैं जिसका ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है और निचला भाग तंतु कहलाता है। पृष्ठ 62। चित्र संख्या 7.24। इस चित्र में स्त्री केसर के भागों को दर्शाया गया है। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका और फिर अंडाशय को दर्शाया गया है।
अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें, जैसा कि चित्र संख्या 7.24 में दर्शाया गया है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र संख्या 7.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 7.25 में ए और बी में दर्शाया गया है। चित्र संख्या 7.25 में अंडाशय का कर्तन ए में अनुदैर्ध्य काट दिखाई गई है और बी में अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है। चित्र संख्या 7.26 में अंडाशय की आंतरिक संरचना को दर्शाया गया है। भाग ए में लंबाई में काट और बी में अनुप्रस्थ काट को दर्शाया गया है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट यानी सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। चित्र संख्या 7.26। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? पृष्ठ 63। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रमुख शब्द: आरोही, संवहन, विसर्पी लता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिराविन्यास, बीजांड, समांतर शिराविन्यास, पंखुड़ियाँ, पर्णवृंत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी शिराविन्यास, बाह्यतल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसला जड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष, शिरा। सारांश: सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पृष्ठ 64। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में
निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।